हाँ जी, तो एसी सर्किट अपने पास, अब हम एसी सर्किट की स्टडी करने जा रहे हैं, यानी ऐसे सर्किट जिनके अंदर सोर्स क्या हो, अल्टरनेटिंग करंट का सोर्स हो, ठीक है। यानी कि आपने एसी जनरेटर से किसी फलाने गिवन सर्किट को क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। तो हम ऐसे सर्किट्स की करने जा रहे हैं, स्टडी करने जा रहे हैं, जिसमें से एक हमारे पास क्या होता है, पहला ऐसा सर्किट जिसमें एसी सप्लाई के साथ सिर्फ एक रेजिस्टेंस लगा रखी है, दूसरा ऐसा सर्किट जिसमें एसी सप्लाई के साथ सिर्फ कैपेसिटेंस लगा रखी है, तीसरा ऐसा सर्किट जिसमें एसी सप्लाई के साथ सिर्फ इंडक्टर लगा रखा है, और रेजिस्टेंस के लिए सिंबल यूज होता है आर, कैपेसिटेंस के लिए सिंबल यूज होता है सी, इंडक्टर के लिए सिंबल यूज होता है एल। तो तीसरा हो गया एलसीआर। एलसीआर सीरीज सर्किट, बेसिकली सीरीज, यानी आपने सीरीज में एल सी और आर, यानी कि इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टर को सीरीज में कनेक्ट करके एक सप्लाई के साथ कनेक्ट कर रखा है। ये सर्किट स्टडी हम कैरी आउट कैसे करते हैं, तो उसके लिए दो मेथड्स हैं। एक तो हो गया क्वांटिटेटिवली, किरचॉफ के लॉज लगा के हम इसका करेंगे, स्टडी करेंगे। सो फर्स्ट वन इज क्वांटिटेटिव स्टडी, एंड बेटा सेकंड वन इज योर ग्राफिकल स्टडी। ग्राफिकल स्टडी, ठीक है। ये जो ग्राफिकल स्टडी है, इसको बोलते हैं फेजर डायग्राम्स। फेजर डायग्राम्स, यानी कि हम इसी को दो तरीके से स्टडी कर सकते हैं। हम किरचॉफ की इक्वेशंस के बेस पे, मतलब कि बाय अप्लाइंग केवीएल एंड केसीएल, केवीएल और थोड़ा सा केसीएल, जूम कर दो इसको। केवीएल और केसीएल अप्लाई करके कर लेंगे, है ना, और बात बन जाएगी। ठीक है भाई, थोड़ा सा और कर देता हूं, अब ठीक है। दिखाई पड़ रहा है? यस सर। ठीक है, मजा के 3-4 बार नहाना पड़ेगा। कहाँ जाकर नहाना पड़ेगा भाई? हाँ जी, चलिए। तो ग्राफिकल स्टडी में क्या हो गया, फेजर डायग्राम, ठीक है। सो क्वांटिटेटिव स्टडी अर्थात किरचॉफ वोल्टेज लॉ या किरचॉफ सर्किट लॉज, करंट लॉ अप्लाई करते हैं हम लोग इसमें। बड़ा आसान है, लड्डू है, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले लेकिन थोड़ा सा फेजर के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। लेट्स डिस्कस समथिंग अबाउट फेजर, बिकॉज क्योंकि फेजर आपके लिए एक बिल्कुल नई टर्म है कि फेजर क्या होता है, थोड़ा सा उसके बारे में बातचीत कर लेते हैं। तो राइट डाउन, सर्किट स्टडी में पहला टॉपिक डालिए फेजर। सर्किट स्टडी, हाँ जी हाँ जी। धुन नहीं आएगी, उसकी मैथ की क्लास चल रही है। अच्छा, इस टाइम तक कैसे चल रही है? वो कह रही है उसकी मैथ की क्लास है अभी। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो कोई बात नहीं। ये तो किस टाइम से किस टाइम होती है? यशपाल सर की है ना? नहीं, चलिए दूसरी है। कोई बात नहीं, छोड़िए छोड़िए। हाँ जी, जी। तो आप थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं इसके बारे में, फेजर्स। तो फेजर्स आपका नेक्स्ट टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक इज फेजर। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, मजेदार। देखिए, फेजर एक ऐसी गजब की चीज है कि फेजर को जब हम पहली बार समझते हैं, तब तो हमें लगता है यार क्या पढ़ा रहा है ये। लेकिन जब हम फेजर को एक बार समझ लेते हैं, तो हमें लगता है वाह क्या पढ़ा रहा है ये। समझ में आया ना दोनों सेंटेंसेस के बीच में आपको फर्क? तो ये वाली बात हो जाती है। तो जब फेजर एक बार दिमाग में आ जाता है, तो लगता है अच्छा एसी सर्किट है, बता क्या सॉल्व करना है, वो वाली आ जाती है, ठीक है। हाँ जी, तो लिखिए फटाफट से, फेजर्स एंड फेजर डायग्राम। फेजर्स एंड फेजर डायग्राम, ठीक है। फेजर और फेजर डायग्राम हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। ओके बेटा, सर मैं एक बार रिज्वाइन कर रहा हूँ। हाँ जी। तो फेजर एंड फेजर डायग्राम्स भी है। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट फेजर्स एंड फेजर डायग्राम। तो फेजर पहले क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, फेजर आपके पास एक रोटेटिंग वेक्टर होता है, ठीक है। फेजर इज अ रोटेटिंग वेक्टर। राइट डाउन द डेफिनेशन। A rotating vector, you can write it down, a rotating vector
that represents a sinusoidally varying quantity is called phasor. ठीक है, देखिए फर्स्ट डेफिनेशन क्या बनती है फेजर की, रोटेटिंग वेक्टर which represents या that represents, ठीक है, that represents sinusoidally varying physical quantities. क्लियर हो गया? साइनोसोडली जो आपकी वेरी, साइनोसोडल का मतलब क्या हो गया यार, बड़ा आसान है लिख देता हूं मैं, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, और या फिर I इज इक्वल टू आई नॉट कोस ओमेगा टी, और एनी अदर को आपको पता है ओमेगा के साथ कुछ कांस्टेंट भी ऐड कर सकते हो आप ओमेगा टी के साथ. सो दैट इज व्हाट वी कॉल, क्लियर हो गया आपको? सो दैट इज व्हाट वी कॉल फेजर, उसे हम फेजर बोलते हैं. क्लियर हुआ आपको फेजर का मीनिंग? यस सर. ठीक है. सो अब रिप्रेजेंट कैसे करती हैं, तो देखिए सेकंड पॉइंट लिखिए इसमें फटाफट से. अब ये फेजर किस एंगुलर वेलोसिटी के साथ रोटेट करता है? ओमेगा के साथ. सो द वेलोसिटी ऑफ रोटेशन या फिर एंगुलर वेलोसिटी with which a phasor rotates is equal to angular frequency of sinusoidally varying फिजिकल क्वांटिटी. करवा दिया लॉगिन? यानी इसके घूमने की जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है वो किसके बराबर होगी? टू इक्वल टू एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द साइनोसॉइडली वेरिंग फिजिकल क्वांटिटी. क्लियर हो गया आपको? क्वाइट इजी, बहुत ज्यादा आसान है. चले आगे. देखिए बेटा, अब इसके बाद अब दिखता कैसा है, थोड़ा सा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं. सो दिस कंसिस्ट ऑफ टू एक्सिस. सिंपली एक्सिस पे कोई ऐसा नहीं है, दिस इज यू कैन से एक्स एक्सिस एंड दिस इज यू कैन से वाई एक्सिस. ठीक है, दो एक्सिस आपको दे रखी हैं, एक एक्सिस का नाम क्या है एक्स एक्सिस और एक का वाई एक्सिस. ठीक है. तो सपोज आपके पास एक वेक्टर है and length of this vector is I node. इस वेक्टर का लेंथ कितना I node है, और ये इस तरह से रोटेट कर रहा है कितनी एंगुलर फ्रीक्वेंसी के साथ? ओमेगा के साथ. क्लियर हो रही है चीज आपको? एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा के साथ ये वेक्टर आपका क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है. t इज इक्वल टू 0 पे यहाँ था, दिस इंस्टेंट इज इक्वल टू t इज इक्वल टू 0, और ये वाली इंस्टेंट t है. क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब आप मुझे प्लीज फटाफट से ये बता दीजिए, ये एंगल कितना कवर हुआ टाइम t के अंदर? व्हाट इज दिस एंगल कवर्ड इन टाइम t? ये वेक्टर जो है रोटेट कर रहा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी या एंगुलर, ओमेगा. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा के साथ क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है. और t इज इक्वल टू 0 पे ये यहाँ था और रोटेट करते करते यहाँ पहुंच गया. t इज इक्वल टू 0 से टाइम t पे मैंने आपसे पूछा था ये एंगल क्या, और बहुत से बच्चों का आंसर भी आया, दैट इज ओमेगा t. मैं आपको याद दिलवाना चाहता हूं कि ओमेगा किसके बराबर होता है? एंगल कवर्ड अपॉन टाइम टेकन. ओमेगा का बड़ा सिंपल फॉर्मूला होता है, इट इज इक्वल टू एंगल अपॉन टाइम, दैट इज व्हाटएवर इज द एंगल कवर्ड डिवाइडेड बाय द टाइम टेकन टू कवर दैट एंगल. सो व्हाट इज थीटा फ्रॉम हियर? थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी. थीटा किसके बराबर हो जाएगा यहाँ से? ओमेगा टी के बराबर हो जाएगा. क्लियर हुआ आपको? तो विच मीन्स आप इसको अलग से लिख सकते हैं, मैं सिर्फ यहाँ पे ओमेगा टी लिखूंगा. ओमेगा टी. तो अगर आप इस पर्टिकुलर वेक्टर का एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्शन देखें तो क्या आएगा? आपको पता है वेक्टर का एम्पलीट्यूड
इंटू में कॉस ऑफ थीटा। और अगर इस एक्सिस पे प्रोजेक्शन देखें तो क्या आएगा, वेक्टर का मैग्नीट्यूड और साथ में साइन ऑफ एंगल। याद है ना, कंपोनेंट्स लेते हैं हम लोग। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अरे हाँ या ना बोलो। यस सर। ठीक है, तो इसका मतलब आप एक और बात ऐसा ऐड कर सकते हैं कि आपके पास एक फेजर का जो कंपोनेंट होता है वो इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ साइनोसॉइडली वेरिंग फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंट करता है। मैंने आपको क्या लिखवाया हमेशा, व्हाट इज दिस, दिस इज इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट। तो विच मीन्स अगर आप, हम लोग इसके वर्टिकल कंपोनेंट्स को ही लेके स्टडी करेंगे सारा कुछ, ठीक है, तो वैसे हॉरिजॉन्टल भी, इधर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और इधर वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अ फेजर, ठीक है, ड्रॉन अलोंग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस रिप्रेजेंट्स द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, तो आप प्लीज ये फिगर बना लीजिए। ठीक है, उसके बाद मैं आपको कुछ और भी लिखवाना चाहूंगा। हरी अप, फिनिश इट। बताइए क्लियर हुआ अपन को कि नहीं हुआ? यस सर। यस सर। ठीक है, ठीक है। सो अब जो ये चाहे तो ये जो भाई साहब OA है, दिस इज फेजर, ठीक है, और ये जो पूरा डायग्राम आपने ड्रॉ किया है वो क्या है, इट इज फेजर डायग्राम। ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अभी आप मान लीजिए थोड़ी देर बाद ये वेक्टर रोटेट कर जाएगा और रोटेट करके कहां पहुंच जाएगा, मैंने बताया ना, इट इज अ रोटेटिंग वेक्टर एट सम अदर टाइम t डैश। तो कंपोनेंट्स क्या बन जाएंगे, ये कंपोनेंट बन गया x और ये कंपोनेंट बन गया y। तो आप देख सकते हैं y कंपोनेंट की वैल्यू कंटिन्यूअसली टाइम के साथ साथ क्या होती रहेगी, चेंज होती रहेगी। और वो जो y कंपोनेंट की वैल्यू है वो रिप्रेजेंट करती है आपकी साइनोसॉइडली वेरिंग फिजिकल क्वांटिटी को, चाहे x की भी, इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे चलिए फटाफट से। इसके बाद अपने पास क्या है, हाँ जी, हाँ जी, तो लिखिए फटाफट से, ए डायग्राम दैट रिप्रेजेंट्स, फेजर डायग्राम के बारे में लिख लीजिए जल्दी से। ए डायग्राम दैट रिप्रेजेंट्स अल्टरनेटिंग करंट, a diagram that represents alternating current and voltage of same frequency as rotating vectors ठीक है, ठीक है, along with proper phase angle between them, along with proper phase angle between them, मैं बनाऊंगा, अभी बना के दिखाऊंगा ना तो आपको क्लियर होगा, is called phasor diagram, is called phasor diagram। तो चलिए सबसे पहला सर्किट स्टडी करते हैं, उसमें फेजर डायग्राम हम बनाएंगे। सबसे पहला सर्किट आपका कौन सा है, रेजिस्टेंस ओनली सर्किट। तो राइट डाउन, आर ओनली सर्किट। ठीक है, वी हैव रेजिस्टेंस ओनली सर्किट। तो एसी सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस ओनली। तो लगा दो रेजिस्टेंस भाई, रोक किसने रखा है। सो दिस इज रेजिस्टेंस and this is AC supply. So what is this? This is AC supply connected to a resistance। काफी आसान है, ठीक है, बहुत ज्यादा इजी है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। तो मान लीजिए आपने जो AC सप्लाई ले रखी है उसमें आपकी मर्जी है, आप V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी ऐसे भी लिख सकते हैं, या E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी ऐसे भी लिख सकते हैं। चाहे EMF की फॉर्म में लिख लीजिए, चाहे आप V की फॉर्म में लिख लीजिए। तो व्हाट इज योर AC सप्लाई, इट इज V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। हमारे पास V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी एक AC सप्लाई है। क्लियर हो गया बालकों?
इट इज क्लियर टू योर नॉट? Yes, sir. ठीक है, तो दिस इज एन एसी, हाँ जी, दिस इज एन एसी सप्लाई गिवन टू अस, अपन लोगों को एक एसी सप्लाई दे रखी है और वो ये। ओके, तो अब अगर मैं आपसे कहूं कि करंट निकालना है, मैं इस सर्किट के अंदर करंट निकालने में इंटरेस्टेड हूं, तो मान लीजिए पॉजिटिव हाफ साइकिल है, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, करंट कैसे फ्लो कर रहा होगा? और याद रखिएगा कि आपको जब भी एसी सर्किट सॉल्व करने हैं तो आपका टारगेट क्या रहता है? या तो आपको V दिया होगा, इसको आप लिख भी सकते हैं, V की होगी, ठीक है, मात्राओं पे मत जाइएगा, हमारे टाइम पे ये अच्छी एजुकेशन पॉलिसी अप्लाई नहीं हुई थी, इसलिए हिंदी मातृभाषा से थोड़ा सा हाथ हमारा लाइट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट जनरेशन ऐसी नहीं होंगी, लेकिन या तो V की इक्वेशन दी होगी और करंट की पूछी होगी या करंट की निकालनी होगी, सिंपल सी बात है। ठीक है, दूसरा, या तो I की इक्वेशन दी होगी और V की निकालनी होगी, सिंपल सी बात है। क्लियर हो गया? तो ये अपना टारगेट रहता है। तो इस केस में आपकी मर्जी है, चाहे आप I की भी मान के चल लो, ठीक है। इस केस में अपन लोगों को क्या दिया हुआ है? इस केस में अपन लोगों ने लिया है EMF का सोर्स, यानी V की इक्वेशन हमारे पास है, हमें इंस्टेंटेनियस करंट निकालना है। ठीक है, हम लोग किसके पीछे हैं जी? हम लोग जो है I के पीछे हैं। सो दिस इज I, सो I इज व्हाट? इंस्टेंटेनियस करंट। I इज करंट एट एनी इंस्टेंट। गॉट इट मेरे बच्चे? सो व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ I? की वैल्यू आएगी कितनी? I इसमें KVL लगाओ, क्या आ जाएगा? नेगेटिव से पॉजिटिव तो क्या हो जाएगा? V आ गया, जो भी V का वैल्यू है, ठीक है। आफ्टर दैट यहां से यहां गए, आपको पता है हमेशा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल फ्लो करता है, तो IR का प्रोडक्ट क्या आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा। और ये हो गया किरचॉफ का, बंद हो गया। कुछ लोग इसको क्या करते हैं, कुछ ऑथर किरचॉफ का लॉ ना लगा के सीधा ओम्स लॉ अप्लाई कर देते हैं, वो भी ठीक है। is the value of is equal to IR. So what is value of I equal to? by R, very simple. So what is value of I equal to के बराबर है? V का वैल्यू कितना है? हो गया क्लियर? So what is V नोड by R? I नोड बनेगा। तो प्लीज बताइए, करंट का इक्वेशन आया कि नहीं आया? हाँ या ना बोलिए सब लोग। Yes, sir. You have equation of the current with you. What is equation of the current? And I is equal to I naught sin omega t is the equation of current। काफी ज्यादा आसान है, स्ट्रेट अवे सी दिमाग में जाने वाली बात है कि I का इक्वेशन क्या हो गया? I naught sin omega t हो गया, सिंपल सी आपके सामने लिखी हुई है। ओके, तो आफ्टर दिस ये हमारे पास आ गया, तो हम एक बार लिख लेते हैं क्या क्या हमारे पास आया है। तो आर ओनली सर्किट में अपन लोगों ने क्या निकाला? आर ओनली सर्किट में लोगों ने कहा कि अगर V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी है, तो I किसके बराबर होगा? I का इक्वेशन क्या बनेगा? I नोड साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो सबसे पहले इसका वेव डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। व्हाट इज वेव डायग्राम? पहले फेज डिफरेंस बताइए। V और I के बीच का फेज डिफरेंस जल्दी से बता दीजिए क्या है? व्हाट इज फेज डिफरेंस बिटवीन V एंड I? वीडियो की क्वालिटी काफी खराब रिसीव हो रही है ना? Yes, sir. यस सर, खराब आ रही अब है। ठीक है, नहीं अब क्लियर है। कभी ठीक आ रही है, कभी खराब आ रही है। यस सर। प्रॉब्लम है वैसे, चलो कोई बात नहीं, देखते हैं तो क्या करें। क्लियर हुआ आपको कि नहीं हुआ है?
मैं इसमें चेक करूँ कभी यार, नहीं वाईफाई ही ऑन है। आजकल के वाईफाई भी ऐसे ही हैं यार, नकली है आजकल सब। चलिए तो ये आ गया आपके पास। तो प्लीज पहला क्वेश्चन जो आपसे है, क्वेश्चन नंबर 1, वो है फेज डिफरेंस बिटवीन वी एंड आई। ये मुझे बताएगा आर्यन मंगला। चलो आर्यन मंगला छोड़ो, मेरे पास मेरे साल पिछले मेरे हाँ जी, सो इट कुड बी बेटर बिकॉज क्लास दोबारा स्टार्ट करनी पड़ती है। आप लोग सुन रहे हो सब लोग? यस यस सर। तो मैं क्लास एक बार एंड करके दोबारा स्टार्ट करता हूँ, शायद ठीक हो जाए। ठीक है, बेटर रहेगा। अभी अभी ज्वाइन कर लीजिएगा प्लीज, ठीक है? दिया कर। क्या हो जाता है, मतलब मुझे समझ नहीं आता है। क्लियर क्लियर है सर। क्लियर है सर। अब देखो, अभी थोड़ा हाँ जी, ब्लर है। तो कंक्लूजन नंबर 1 क्या है कि करंट एंड वोल्टेज आर हैविंग zero phase difference, or what we can say that they are in phase। वो दोनों फेज में है। ठीक है, क्लियर होगी चीज आपको? यस सर। एक दूसरे के साथ ये किसमें है, फेज में। काफी आसान सी बात है। ठीक है, मैं रिपीट कर देता हूँ। वोल्टेज का इक्वेशन ये था, करंट का इक्वेशन ये था। ठीक है, अभी दोनों के बीच का फेज डिफरेंस निकालना है। तो याद रखिएगा, फेज डिफरेंस निकालने के लिए आपके पास जो यहाँ पे एम्पलीट्यूड का साइन है वही वहां पे होना चाहिए, यहाँ पे पॉजिटिव है तो वहां पे पॉजिटिव होना चाहिए, और जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यहाँ है वही वहां होनी चाहिए। सिंपल, इट इज वेरी सिंपल आई थिंक। ठीक है, लो जी। बहुत ब्लर है। ब्लर आ रही है सर बहुत। बहुत ज्यादा ब्लर है वो, इसलिए ही वेट कर रहा हूँ। हाँ जी, अब ठीक है फिर भी। ठीक है, तो विच मीन्स अब आप क्या करेंगे, सिंपली इनके दोनों के आर्ग्यूमेंट्स या दोनों के एंगल्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यू कैन गेट द फेज डिफरेंस। ठीक है, फेज इज बेसिकली एंगल, और एंगल्स के बीच के डिफरेंस को हम लोग क्या कह देते हैं, फेज डिफरेंस कह देते हैं। क्लियर हो गया सर आप वो तो सबको? 90 को नहीं कहते थे मेरे को ऐसे। क्या क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो? 90 डिग्री के डिफरेंस को नहीं हाँ कहते जी, थे फेज डिफरेंस। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। 90 डिग्री फेज डिफरेंस हो सकता है, लेकिन बेसिकली एंगल के डिफरेंस को फेज डिफरेंस बोलते हैं। फेज का मीनिंग ही एंगल होता है भाई। ठीक है, तो एंगल्स के बीच का डिफरेंस क्या हो गया, फेज डिफरेंस हो गया। क्लियर हुआ? यस सर। हाँ जी, ठीक है। तो फेज डिफरेंस 0 हो गया। अब बनाते हैं क्या, वेव डायग्राम। सो नेक्स्ट थिंग इज दैट वी यूज्ड टू ड्रॉ इज वेव डायग्राम। ठीक है, सर ब्लर है। कैसे? जब टी को 0 डालोगे। हाँ जी, हाँ जी, ब्लर है क्या? जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ सेकंड यार, अब क्या करूं बताओ। सर इस सब आईपीएल लोग देखने जाते हैं ना हम्म, इसलिए। ये भी रीजन हो सकता है। अभी भी ब्लर है। यस सर। पहले सर क्लियर है सर। वो टाइम आपको, वो दोपहर वाला टाइम अब ठीक रहता है ना। उस टाइम पे जो है आजकल लैपटॉप में रेंज अच्छी आ रही है, मोबाइल में रेंज अच्छी नहीं आ रही। सर अपलोड स्पीड बेकार है मतलब। नहीं नहीं, दोनों ही ठीक है। अरे बहुत ये रो पड़ता है बस, पता नहीं क्या दिक्कत है इसे, अदरवाइज इंटरनेट बहुत बढ़िया है ये, मतलब कुछ स्पेसिफिक टाइम पे हो जाता है इसे। अभी तो वैसे पता नहीं क्या दिक्कत है। देखिए कुछ हुआ क्या इम्प्रूवमेंट?
सर पहले से ज्यादा ब्लर हो तो गई। चलो मैं दोबारा करता हूँ, पर फिर एकदम से कनेक्ट कर लेना यार, तुम लोग कनेक्ट करने में बहुत लॉगिन बहुत लेट करते हैं। जी तो देखिए, अब अगर मैं t इज इक्वल टू 0 पे देखूंगा तो साइन 0 कितना होता है, 0 होता है। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा चलेगा। ये AC के t/4 पे, ये t/2 पे, और ये 3t/4 पे, और ये कैपिटल T पे। आप पुट भी करके देख सकते हैं। मान लीजिए 3t/4 करना है तो V नॉट साइन ओमेगा का वैल्यू कितना होता है, 2π/t इंटू में टाइम कितना बताया मैंने आपको, तो t से t कैंसिल हो गया, ये 2 पे चला गया। तो व्हाट इज द आंसर, V नॉट साइन 3π/2 एंड व्हाट इज साइन 3π/2, इट इज -1। तो माइनस V नॉट, आप चेक भी कर सकते हैं वैल्यू कितनी आ रही है। क्लियर हुआ आपको ये? हाँ यस जी, सर, यस सर। आ जाना चाहिए समझ में, मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, तो ये वेव डायग्राम हो गया आर ओनली सर्किट का। अब आर ओनली सर्किट का क्या बनाते हैं, अब करंट का वेव डायग्राम बनाते हैं। करंट में भी आप देख लीजिए, जब 0 डालेंगे तो 0 ही आएगा, यानी कि बिल्कुल फेज में है। ठीक है, बस आई नोड की वैल्यू जो थी वो V नोड बाय आर थी। तो मान लीजिए R 1 ओम से बड़ा हो तो आई नोड V नोड से छोटा आएगा। तो बस एक हल्का सा डिफरेंस आएगा। क्लियर हुआ? फेज डिफरेंस यस ना सर। होने का मतलब क्या है, जब ये 0 है तब ये भी 0 है, जब ये मैक्सिमम है तो ये भी मैक्सिमम है, फिर से जब ये 0 हुआ तो दोनों साथ में। तो दोनों साथ में 0 पे जा रहे हैं, दोनों साथ में मैक्सिमम पे जा रहे हैं, दोनों साथ में नेगेटिव मैक्सिमम पे जा रहे हैं। तो आप इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं कि बोथ आर इन फेज, दोनों एक ही फेज में है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। ठीक है, काफी आसान है। ठीक है, इसके बाद बारी आती है फेजर डायग्राम की। इसका फेजर डायग्राम ड्रॉ करके देखते हैं। सो हाउ डज फेजर डायग्राम शुड बी मेड, बड़ा आसान है, मैंने आपको बताया था। सो वोल्टेज वाज गिवन टू अस और टाइम t हो चुका है चले हुए, तो ये ओमेगा t हो गया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, यस सर। क्या बात है। ठीक है, अभी अगर आप इसका वर्टिकल कंपोनेंट लेंगे तो आपको पता है जिस साइड एंगल होता है उससे दूसरी साइड कंपोनेंट कितना होता है। सो दिस इज गोइंग टू बी V नॉट साइन सो V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा t। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस तो सर। भाई लोग बहुत आसान है, आसान भी बहुत है। ठीक है, हमारी वोल्टेज की इक्वेशन क्या थी, जल्दी से बोलो। व्हाट वाज इक्वेशन ऑफ द वोल्टेज? वी नॉट साइन ओमेगा टी। क्या एसी अप्लाई किया था हमने, वोल्टेज क्या थी बताओ जल्दी से। अरे पिछले सर्किट में अप्लाई तो करके हटे हैं स्वाति।
जब एसी सर्किट में एसी सोर्स की वोल्टेज ली थी तो क्या थी? सर वीडियो बहुत ब्लर आ रही है। क्या वीडियो ब्लर आ रही है? क्लियर आ रही है सर। नहीं नहीं, मैं स्वाति से पूछ रहा हूँ ना। स्वाति, यू आर रिसीविंग ब्लर वीडियो? यस सर। ओके, चलिए कोई बात नहीं, यू विल गेट, ये वीडियो तो मिल जाएगी आपको, उसकी फिक्र आप मत करो, ठीक है। ओके, चलिए शिवम आप मुझे बताइए, हमने जो एसी की एसी सोर्स में वोल्टेज लिया था वो कितना लिया था? शिवम, शिवम पवार, व्हाट वाज दैट वोल्टेज मेरे बच्चे? सहज आप बताइए। सहज, सहज आप सुन नहीं पा रहे हैं क्या मुझे? हाँ, सहज हमने क्या लिया था वोल्टेज का इक्वेशन जब हमने सर्किट ड्रॉ किया था थोड़ी देर पहले? ये आर ओनली सर्किट को ही स्टडी कर रहे हैं हम, ठीक है। सबसे पहले हमने उसका मैथमेटिकली सॉल्व किया, वोल्टेज से करंट निकाला, फिर हम लोगों ने फेज डिफरेंस देखा कितना है करंट के और वोल्टेज के बीच में। उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, वेव डायग्राम बनाया। अब हम फेजर डायग्राम बना रहे हैं। मेरा सिंपल सा क्वेश्चन आपसे ये है, जब मैंने स्टार्ट किया था राइट एट द बिगनिंग, तो एसी सोर्स में वोल्टेज की इक्वेशन मैंने क्या ली थी? P नॉट साइन ओमेगा टी। यस, क्या ये वही है? यस सर। बिल्कुल। तो विच मीन्स आपका फेजर डायग्राम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ, जो आपका वर्टिकल कंपोनेंट है वो इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब अगर आपसे कोई कहे इसमें करंट का भी फेजर दिखाइए, आपको पता है करंट जो है वो किसके बराबर है? जो एम्पलीट्यूड है, तो आर से डिवाइड कर देंगे, वैल्यू थोड़ी छोटी हो जाएगी। ओके, सो दिस इज आई नोड। प्लीज बताइए क्लियर है या नहीं है? फेज दोनों के बीच में डिफरेंस नहीं है, तो फेज आई नोड का भी कितना होगा? ओमेगा टी। प्लीज हाँ या ना भरिए। यस सर। ठीक है। यस सो व्हाट इज द वर्टिकल प्रोजेक्शन ऑफ करंट फेजर? कितनी वैल्यू आएगी आपको पता है? एंगल से दूसरे वाली साइड जो कंपोनेंट आता है वो कितना आता है साइन की टर्म्स में? आई नोट साइन ओमेगा टी। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? राय आर्यन, आर्यन ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ऐसे तो काम चलता नहीं है ना, ऐसे तो इट इज जस्ट लाइक वन साइडेड एफर्ट। मैं ही बोलता रहा हूँ, मैं ही बताता हूँ, तो क्या फायदा है? सहज आप बताइए। यस सर। अगर ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऐसी वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? करंट। इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। क्लियर हुआ? ये रिप्रेजेंट कर रहा है वोल्टेज की इंस्टेंट पे जो वैल्यू आ रही है एसी की, और ये करंट जो एसी है अल्टरनेटिंग, उसकी जो वैल्यू किसी भी इंस्टेंट पे आ रही है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी से बोलिए। यस सर। यस सर।
तो क्लियर हुआ आपको? सो दिस इज योर फेजर डायग्राम। समझ में आ गई बात आपको ये? सो दिस इज फेजर डायग्राम, काफी आसान है। अब आगे चलते हैं। अब ऐसे ही करके कैपेसिटर ओनली सर्किट आएगा। सो व्हाट इज कैपेसिटर ओनली? ये कैपेसिटर है, ये क्या लगाया तुमने? अरे एसी सोर्स लगा दिया ना। समझ में आएगी नहीं यही बात? सब यस लोग सर। हाँ या ना बोलो मुझे। ठीक ठीक है, बहुत बढ़िया। तो एसी सोर्स हमने क्या कर दिया, इस पे कनेक्ट कर दिया। तो इसका कैपेसिटेंस सी था, ठीक है, और सोर्स क्या था? V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। और कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितनी थी? C इज द कैपेसिटेंस, ठीक है। अब उसकी वजह से आपको पता है अगर पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगी तो यहाँ पे प्लस चार्ज आएगा और यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव। समझ में आया ना? ये वाली पॉजिटिवली चार्ज और वो वाली क्या हो जाएगी? नेगेटिवली चार्ज। सो वी आर गोइंग टू सी दैट, उसकी आप चिंता ना करें। आया समझ में कि नहीं आया? जल्दी से बोलो। सर पावर Yes. डिसिपेटेड तो निकालना है। ना 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 ना, वो इकट्ठी करवाऊंगा सबकी, चिंता ना कर। अरे छोड़ा है ठीक क्या है मैंने सर। कुछ आज तक? हाँ, इकट्ठी आखिरी में एक पावर के नाम से टॉपिक करवाऊंगा, उसमें फटाफट से रिवीजन भी हो जाती है सबकी, फायदा ये रहता है। ठीक है, सारे के सारे सर्किट्स के आखिरी में पावर डिसिपेशन इकट्ठी करवाता हूँ। ठीक है, क्लियर होगी चीज आपको? अब सी ओनली सर्किट हमने ड्रॉ कर लिया, कैपेसिटर लगा दिया उसके अंदर, काफी ज्यादा आसान सी बात थी। ठीक है, अभी कैपेसिटर लगाया तो चार्ज भी आ गया उसके ऊपर। अभी चार्ज जब आ गया तो आप ये देखिए जरा फटाफट से, आपने फिर से किरचॉफ लॉ लगाया। देखिए मैं तो इसको केवीएल से करवाता हूँ, टीचर्स Q इज इक्वल टू सीवी से भी करवा देते हैं, मैं उसे गलत नहीं कहता, वो भी ठीक है। ठीक है, लेकिन केवीएल मुझे ज्यादा अप्रोप्रिएट मेथड लगता है। जो बच्चा केवीएल अप्लाई करता है ना, कभी नहीं फंसता। ठीक है, तो देखिए नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा? प्लस वी। क्लियर हुआ नहीं हुआ? ठीक है, आफ्टर दैट पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं तो जो भी पोटेंशियल डिफरेंस आएगा कैपेसिटर के अक्रॉस वो नेगेटिव आएगा, बिकॉज हायर टू लोअर जा रहे हैं। ठीक है, आएगा कितना? अगर वो आपसे कोई पूछ ले कितना आना चाहिए, तो बहुत आसान है ये समझना कितना आना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि किसी भी कैपेसिटर के अक्रॉस चार्ज जो है वो किसके बराबर होता है? C इंटू में V के, पोटेंशियल डिफरेंस के। तो V का वैल्यू कितना हो जाएगा? Q बाय C। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। हाँ या ना भरिए। सो यहाँ Yes, से sir. V का वैल्यू कितना हो जाएगा? हाँ वही गया लिखेगा आपको। लेकिन एक आप जब स्टैंडर्ड अप्रोच फॉलो करते हो ना, तो देखो क्या होता है ना, एक शॉर्टकट सा होता है। क्या होता है कि भले ही वो रास्ता सही ना हो, लेकिन बहुत सी बार वो हमें मंजिल तक पहुंचा देता है। लेकिन कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स में आपको हर छोटे छोटे स्टेप की सूंघ होनी चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि रूल वाइज मैं इस जगह कहाँ से पहुंचा हूँ। समझ में आ रही है ना आपको ये बात? अगर आप, क्योंकि अगर आप इस तरह से चलेंगे ना तो बेटा बहुत बढ़िया रहता है, बहुत ज्यादा अच्छा रहता है। ठीक है, क्यों नहीं तो अदरवाइज क्या होता है कि कई बार आपको एक याद करी हुई चीज या एक रटे रटाई से मेथड्स पे चलने से ना, कई बार वो टेढ़ा क्वेश्चन पूछता है और आप गलती करते हो, कई बार इसमें एक टर्म मिस हो जाती है और आपसे गलती हो जाती है। ठीक है, हाँ जी। तो क्या हो जाएगा? यहां से Q किसके बराबर आ जाएगा? CV के। और दोनों तरफ डिफरेंशिएशन कर दीजिए। करंट चाहिए ना, मैंने बताया था वोल्टेज दिया होगा तो करंट तक जाना होगा। बेटे गेर दे, मम्मी धोएगी। श्रेय ये बहुत, बेटे जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ सेकेंड। देखिए, तो इसके बाद देखते हैं, अब डिफरेंशिएशन करेंगे तो C भी आएगा साथ में और V भी आ जाएगा। आपको पता है कैपेसिटेंस एक कांस्टेंट टर्म होती है, dq बाय dt किसके बराबर आ जाएगा? करंट के। ठीक है, और साथ में क्या हो जाएगा? C बाहर आ गया। V का वैल्यू कितना है? रखिए,
ठीक है। तो क्या हो गया, साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन कितना होगा? ओमेगा कोस ओमेगा टी। क्या बात है, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो विच मीन्स आई इज इक्वल टू क्या हो गया, वी नॉट, साथ में आ गया ओमेगा सी और साथ में हो गया कोस ओमेगा टी। अब देखिए इसका डायमेंशन नहीं होता, ठीक है, क्लियर हो गया आपको। और आपके पास यहां पे इसका डायमेंशन एम्पियर है, ओके, और यहां पे इसका डायमेंशन वोल्ट है। इसका डायमेंशन क्या आएगा, कोई बता सकता है? डायमेंशनल एनालिसिस की नॉलेज लगाओ 11वीं क्लास की। ओमेगा सी का डायमेंशन क्या आएगा या यूनिट क्या आएगा, यूनिट बता दो मेरे को, यूनिट बता दो। यूनिट बता दीजिए आप मुझे, बताइए ओमेगा सी किस फिजिकल क्वांटिटी के बराबर है? जल्दी से बताइए। T-1 कितना? अच्छा T-1 कोई बात नहीं, देखिए ओम्स लॉ क्या बोलता है, V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, अभी आई अकेला है तो आई को अकेला कर लीजिए, थोड़ा सा ऐसे करके लिख रहा हूं, थोड़ा सा और फ्लिप करके लिख लीजिए। ठीक है, अभी देखिए यहां पे तो एम्पियर आ जाएगा, कंपेयर करना जरा दोनों को, और जैसे यहां वोल्ट है, वोल्ट आ जाएगा, साथ में क्या आएगा, ओम इनवर्स, यानी 1 अपॉन रेजिस्टेंस। तो क्वेश्चन मार्क का यूनिट पकड़ पाए आप, क्या है? हाँ या ना बोलिए। सर स्क्रीन फ्रीज हुई है। यस सर। यस सर। ओ हो, क्या हो गया इसे? नहीं, मेरे पास बढ़िया चल रहा है। मेरे पास भी बढ़िया चल रहा है सर। ठीक है सर। सर ठीक है। बताइए एक बार दानिश, आप भी, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ दानिश, ऐसे मैं वीडियो लेक्चर में कंप्लीट करता हूँ, जस्ट वॉच द वीडियो लेक्चर, ओके? मतलब इसे मैं अभी कंप्लीट कर ओके रहा हूँ, आपको सर। वीडियो में दिख जाएगा, ठीक है? तो आप इस एनालॉजी को मैच कर सकते हैं, करंट करंट करंट, वोल्टेज वोल्टेज, एंड दिस इज ओमेगा सी एंड दिस इज 1 अपॉन आर। ये दोनों भी तो एक दूसरे के यूनिट में बराबर ही होंगे, यानी आपके पास यहाँ जो चीज है उसका यूनिट कितना है, ओमेगा इनवर्स, यानी ओमेगा सी का जो मतलब कि ओम इनवर्स, ओमेगा सी का यूनिट क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स, यानी कि 1 अपॉन ओमेगा सी का यूनिट क्या हो जाएगा, ओमेगा। तो विच मीन्स 1 अपॉन ओमेगा सी क्या है, इट इज इक्विवेलेंट टू रेजिस्टेंस। तो विच मीन्स जब हम इसे कट करते हैं तो थोड़ा देखिए, हाँ जी, तो जब हम इसे थोड़ा सा चेंज करके लिखते हैं तो विच मीन्स इसका जो यूनिट है वो 1 अपॉन रेजिस्टेंस के बराबर है। ठीक है, तो A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर आप इसको थोड़ा सा शफल करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, वी नॉट, और ओमेगा सी को नीचे ले जाइए तो बन जाएगा 1 अपॉन ओमेगा सी, और साथ में क्या हो जाएगा, तो ये हो गया रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय कैपेसिटर, रेजिस्टेंस
offered by capacitor to AC, और इसका नाम होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस. व्हाट वी कॉल इट कैपेसिटिव रिएक्टेंस. ठीक है, और लिखते कैसे हैं? XC. XC किसके बराबर होती है? 1/ωc, एंड इट इज टर्म्ड एज कैपेसिटिव रिएक्टेंस. इसका नाम क्या पड़ता है? कैपेसिटिव रिएक्टेंस. सो रेस्ट वी आर गोइंग टू डू टुमारो. बाकी कल हम सर आपने नीचे वो क्या लिखा है एक बार बताना. कहाँ पे रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय कैपेसिटर टू AC. AC के फ्लो को जो कैपेसिटर. ओके सर. ओके, सो इन दिस वे आपके पास जो इसको XC बोलते हैं और इसका नाम होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस. व्हाट वी कॉल इट 1/ωc को हम क्या बोलते हैं? कैपेसिटिव रिएक्टेंस. ओके सर. ओके, तो जब आप इस वीडियो को दोबारा वॉच करेंगे एवरीथिंग विल बी क्लियर टू यू. ठीक है, मैं इसको अपलोड कर दूंगा सर रात तक. हाई क्वालिटी में डालना वीडियो. पिछली भी. हाँ हाँ हाँ. अच्छा, ठीक है जी, हाई क्वालिटी में डाल दें. ठीक है.